नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2020 का साल हमारे सबके लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था, तो 2021 का साल है हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छा हो। इसमें जो भी आपके अचीवमेंट हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, वो आपको प्राप्त हो। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। तो हम उत्सर्जन तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने वृक्क के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था, नेफ्रॉन के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग इनके विषय में डिटेल से अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के विषय में डिटेल से देखेंगे। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि यह टॉपिक है, ये 12th क्लास के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा 10th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो, मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है उसकी बात करते हैं तो सामान्यतः हम ये जानते हैं, हम पीछे भी ये बात की थी कि जो यूरिया का निर्माण है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये कौन सी हो जाएगी, यकृत हो गई। अब यहाँ पे आपका हृदय हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपकी किडनी। ये किडनी हो गई, ये किडनी हो गई। और किडनी से अशुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य कौन करती है, तो ये होती है वृक्कीय शिरा। और वृक्कीय शिरा किस में खुलती है, पश्च महाशिरा में खुलती है। ये क्या हो जाएगी, पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा। और यकृत में किडनी में रुधिर लाने का कार्य, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर लाने का कार्य कौन करती है, तो ये होती है पश्च महाधमनी। ये हो जाएगी आपकी पश्च महाधमनी। ये शुद्ध रुधिर है वो वृक्क में लेकर के आती है। अब देखो आगे हम इसको समझते हैं। ये जो होती है ये किससे रुधिर लाती है, तो ये हृदय से रुधिर लेकर के आती है। हृदय के द्वारा इसमें पंप किया जाता है, तो इसलिए हृदय में हम खोल देते हैं। सिर्फ समझने के लिए ऐसा करते हैं। वैसे सामान्यतः हम बात करें तो ये दाएं भाग में नीले से जुड़ा रहता है, जो पश्च महाशिरा होती है, महाधमनी होती है ये। इसी प्रकार से हम इसकी बात करें तो यहाँ से यकृत से एक शिरा निकलती है जिसे हम कहते हैं यकृत शिरा, और ये पश्च महाशिरा में क्या करती है, रुधिर डाल देती है, जो कि यूरिया युक्त रुधिर होता है। यूरिया है जो कि यकृत में निर्माण होता है। यहाँ से एक शिरा निकलती है जिसे हम यकृत शिरा कहते हैं, यकृत शिरा कहते हैं। यहाँ से रुधिर है वो पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है। यकृत शिरा के द्वारा यकृत से रुधिर, यूरिया युक्त रुधिर है वो पश्च महाशिरा में डाला जाता है। यहाँ से फिर जाता है ये हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो आता है हृदय में। और यहाँ से यूरिया है, साथ में ऑक्सीजन है, ये रुधिर है फिर वर्कों में पहुँचाया जाता है। और वर्कों में क्या होता है, रुधिर से यूरिया को पृथक कर लिया जाता है। रुधिर है, उस रुधिर से इसमें से क्या करते हैं, यूरिया को पृथक कर लेते हैं। और इस यूरिया को पृथक करने की जो क्रिया होती है इसे कहते हैं मूत्र निर्माण। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, यूरिया युक्त रुधिर को यकृत से वर्कों में लाया जाता है। और लाने के कार्य की बात करें तो यकृत शिरा द्वारा यूरिया युक्त रुधिर पश्च महाशिरा में डाला जाता है, और फिर पश्च महाशिरा के माध्यम से ये पश्च महाधमनी की से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, वृक्कीय धमनियों के माध्यम से वर्कों में पहुँचता है। और वृक्क में क्या करते हैं, रुधिर से यूरिया को अलग करते हैं, और यह क्रिया कहलाती है मूत्र निर्माण। और इस क्रिया को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये देखो चित्र सामान्यतः आपकी बुक में नहीं दे रखा है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा बनाया हुआ कि यकृत में यूरिया का निर्माण हो तो यहाँ से किस प्रकार से वृक्क में यूरिया पहुँचती है।
तो इसमें सामान्यतः हम बात करें तो पश्च महाशिरा में क्या होता है, यूरिया युक्त रुधिर डाला जाता है यकृत शिरा द्वारा, यहाँ से फिर वर्कों में पहुँचता है, और वर्कों में क्या होता है, यूरिया को अलग कर लिया जाता है रुधिर से। इस क्रिया को मूत्र निर्माण कहते हैं। मूत्र निर्माण की क्रिया है, मुख्य रूप से बात करें तो इसमें 3 चरण आते हैं। पहला है परानिस्यंदन, परानिस्यंदन जिसे हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा है वर्णात्मक पुनः अवशोषण, वर्णात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरा इसमें आता है श्रावण। श्रावण होगा। ये 3 चरण होते हैं मूत्र निर्माण के, परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन, और तीसरा है श्रावण या सिक्रीशन। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले परानिस्यंदन की हम बात करेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो एक बार हम लिख लेते हैं। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, तो यकृत से हम इसे वृक्क में पहुंचाते हैं, किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा। तो यकृत में बने यूरिया को रुधिर द्वारा वर्कों में पहुंचाया जाता है, वर्कों में पहुंचाया जाता है। यानी कि यूरिया का निर्माण है वो किस में होता है, यकृत में होता है, और यकृत से यूरिया को रुधिर द्वारा वर्कों में पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से पहुंचाते हैं ये भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। यूरिया युक्त रुधिर यकृत शिरा द्वारा, यूरिया युक्त रुधिर यकृत शिरा द्वारा पश्च महाशिरा में डाला जाता है। यानी कि यूरिया युक्त रुधिर को यकृत शिरा है ये क्या करती है, यकृत से लेकर के, यूरिया युक्त रुधिर को यकृत से लेकर के यकृत शिरा क्या करती है, पश्च महाशिरा में डाल देती है। ये सबसे बड़ी महाशिरा होती है। पश्च महाशिरा में डालने के बाद पश्च महाशिरा से होता हुआ फिर हृदय में, हृदय से फिर कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से फिर जाता है पश्च महाधमनी में, पश्च महाधमनी से वर्कों में आता है। तो पश्च महाशिरा के माध्यम से, पश्च महाशिरा के माध्यम से रुधिर, पश्च महाशिरा के माध्यम से यूरिया युक्त रुधिर, यूरिया युक्त रुधिर वर्कों में पहुंचता है, वर्कों में पहुंचता है, और वर्क में रुधिर से यूरिया को पृथक कर लिया जाता है, रुधिर से यूरिया को पृथक कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, और इसे ही कहते हैं मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण की क्रिया। इसे ही मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। देखो डेफिनेशन तो छोटी सी है ये, लेकिन क्रियाविधि बहुत लंबी है, ये आगे हम डिटेल से देखेंगे कि पश्च महाशिरा के माध्यम से यूरिया युक्त रुधिर होता है, ये कहाँ पहुँचता है, वरकों में पहुँचता है। और वरक में क्या किया जाता है, वरक में यूरिया जो रुधिर है उससे यूरिया को पृथक कर लिया जाता है, और पृथक करने की जो क्रिया है इसे ये हम कहते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया। और ये जो मूत्र निर्माण की क्रिया है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे, मूत्र निर्माण की क्रिया, मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला है परानिस्यंदन, परानिस्यंदन। दूसरा है वर्णात्मक पुनः अवशोषण, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। और तीसरा इसमें आता है श्रावण या सिक्रेशन। तो इसमें 3 प्रोसेस होती हैं, 3 चरण होते हैं। पहला परानिस्यंदन या इसे हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, और दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण या इसे हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन कहते हैं, और तीसरा श्रावण या सिक्रेशन होता है। अब सबसे पहले हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करते हैं। पहला जो आता है इसमें वो है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन या इसे हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो एक बार क्या करते हैं हम, जो मुख्य रूप से इसकी हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो सामान्यतः रुधिर है वो केशिका गुच्छ में आता है, जो अभिवाही धमनिका के माध्यम से केशिका गुच्छ में आता है, और केशिका गुच्छ से प्लाज्मा में जो गुलित पदार्थ हैं उसमें आवश्यक पदार्थ भी होते हैं और कुछ अनावश्यक यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों का छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाने की जो क्रिया है वो कहलाती है परानिस्यंदन। इसकी हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें 3 प्रकार के फ्रेशर काम करते हैं जिससे रुधिर का छनने की क्रिया होती है। तो एक बार जो बोमन संपुट की जो गुहा होती है उसकी भित्ति किस प्रकार की होती है उसकी संरचना हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, ये होता है बोमन संपुट, जिसके अंदर ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। बोमन संपुट की जो भित्ति होती है इसकी भित्ति इस प्रकार की होती है। इसमें पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं और जिनमें जगह जगह बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, जो आपको ये वाले जो कलर में यहाँ पे कलर बना देता हूँ मैं, दूसरा ये कलर बना देता हूँ। ये वाले जो बीच में नज़र आ रही है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर ये वाली हो जाएगी ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है वो मेम्ब्रेन हो गई, और इसके नीचे जो आपको ये उभार से नज़र आ रही हैं इस प्रकार से, ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी पोडोसाइट कोशिकाएं हैं, और ये बोमन संपुट की मेम्ब्रेन यानी कि भित्ति होती है। तो निस्यंद स्तर का निर्माण ये 3 भित्तियां मिलकर के करती हैं। सबसे बाहर की ओर ऊपर की ओर कौन सी हो जाएगी, ग्लोमेरुलस की भित्ति, फिर मध्य में बेसमेंट या आधारीय झिल्ली, और फिर नीचे की ओर बोमन संपुट की भित्ति होती है वो। ये 3 भित्तियां होती हैं। अब देखो इसमें हम बात करें, इन तीनों भित्तियों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निस्यंद स्तर का निर्माण किन भित्तियों से होता है, तो तीनों का नाम रखना। सबसे अंदर की ओर जो केशिका गुच्छ की भित्ति होगी, और फिर इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन या इसे हम क्या कहते हैं, आधारीय झिल्ली कहते हैं, और नीचे ये जो उभार बने हुए हैं बहुत सारे इस प्रकार से, ये कौन सी कोशिकाएं, पोडोसाइट कोशिकाओं से बनी हुई बोमन संपुट की भित्ति होती है। और इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, देखो वो छिद्र और एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार के होते हैं। ये देखो इसमें, ये आपको देखो इसमें बहुत सारे छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये होते हैं इस प्रकार की छिद्र, जो बोमन संपुट की गुहा होती है उसमें इस प्रकार के छिद्र मिलते हैं। जैसे आपने घरों में छलनी काम में लेते हैं, उस छलनी में देखी होगी किस प्रकार की छिद्र होते हैं। इसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर में, ये तो छन करके चले जाते हैं, लेकिन जो आपको रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रही है जो रेड कलर में है यहाँ पे,
ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये इसमें छनकर नहीं जा पाती। तो ये जो छिद्र होते हैं ये भित्ति में बहुत सारे होते हैं, इस कारण से इस भित्ति की पारगम्यता बढ़ जाती है। इस चित्र का सिर्फ इतना ही मतलब कि आपको ये समझ में आ जाए कि छिद्र किस प्रकार से होते हैं। इन सभी को एक बार हम डिटेल से देखेंगे। ये आपका ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, एक बार वो लिख लेते हैं, फिर इसकी क्रियाविधि की हम बात करेंगे। परानिषेधन, बोमन संपुट एक छलनी की तरह कार्य करता है, एक छलनी की तरह कार्य करता है। देखो जिस प्रकार से घरों में हम आटा छानने वाले छलनी काम में लेते हैं, चाय छानने वाले छलनी काम में लेते हैं, उसी प्रकार से ये होती है। इसमें भी बोमन संपुट की जो गुहा होती है, जो भित्ति होती है, उसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। वो छिद्र इस प्रकार के होते हैं कि कुछ जो सूक्ष्म मात्रा में या जो प्लाज्मा में घुलित पदार्थ होते हैं वो तो छन करके बोमन संपुट की गुहा में चले जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े पदार्थ होते हैं, जैसे रुधिर कणिकाएं बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं होगी, WBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, जितनी भी कणिकाएं होती हैं ब्लड में वो इसमें से नहीं छन पाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ कोलोइडी पदार्थ होते हैं, वो इस भित्ति से नहीं छन पाते हैं। और उसी प्रकार से जैसे हम चाय वगैरह छानते हैं तो चाय में चीनी शक्कर वगैरह जो घुल जाती है वो तो नीचे छन करके चली जाती है, लेकिन चाय पत्ती जो होती है, चाय जो छलनी है उसके ऊपर रह जाती है। उसी प्रकार से ये क्रिया करती है, तो ये एक छलनी की तरह कार्य करता है। अब नेक्स्ट हम बात करें अभिवाही धमनी का ग्लोमेरुलस में यूरिया युक्त रुधिर लेकर आती है, यूरिया युक्त रुधिर लेकर आती है। यानी अभिवाही धमनिका होती है, ये क्या करती है, यूरिया युक्त रुधिर वो ग्लोमेरुलस में लेकर के आती है, और यहाँ से वापस रुधिर ले जाने का कार्य कौन सी करती है, अपवाही धमनिका रुधिर वापस ले जाती है, रुधिर वापस ले जाती है। तो अभिवाही धमनिका ये तो यूरिया युक्त रुधिर है वो लेकर के आती है, जबकि अपवाही धमनिका है ये क्या करती है, रुधिर को वापस ले जाने का कार्य करती है। इस चीज़ को हम आगे जो चित्र के द्वारा समझेंगे तो उस समय इनकी हम दोबारा से बात कर लेंगे। देखो इसके बाद में हम बात करते हैं भित्ति की, बात कर लेते हैं कि जो ग्लोमेरुलस की भित्ति होती है, ग्लोमेरुलस की भित्ति में 0.1 माइक्रोन मीटर के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, 0.1 माइक्रोन के असंख्य छिद्र होते हैं। इस कारण ये ग्लोमेरुलस की भित्ति होती है ये छिद्रित हो जाती है, और इसी कारण से क्या होता है, इनकी पारगम्यता बढ़ जाती है। इस कारण इसकी पारगम्यता रुधिर केशिकाओं की तुलना में रुधिर केशिकाओं की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक हो जाती है,
यानी ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। 0.1 माइक्रोन व्यास के असंख्य छिद्र मिलते हैं। इस कारण से ये छिद्रित झिल्ली क्या हो जाती है, इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है और इसकी पारगम्यता रुधिर केशिकाओं की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक हो जाती है। देखो बहुत अत्यधिक इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है और इस कारण से जो प्लाज्मा में घुलित पदार्थ हैं वो छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। ये भी यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं, प्लाज्मा में घुलित पदार्थ, प्लाज्मा में घुलित पदार्थ छनकर बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। गुहा में आ जाते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना कि कौन कौन से पदार्थ वो नहीं छन पाते हैं। अब देखो बीच में हम चित्र बनाएंगे तो उसमें बीच में लिखेंगे, इससे अच्छा है कि पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं। रुधिर केशिकाओं से या केशिका गुच्छ से रुधिर कणिकाएं प्रोटीन एवं कोलोइडी पदार्थ नहीं छन पाते हैं। देखो इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। रुधिर केशिकाओं में या केशिका गुच्छ में रुधिर कणिकाएं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन जैसे कि ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन्स होती हैं ये, और कोलोइडी पदार्थ होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं, इनमें से जो केशिका गुच्छ की जो भित्ति होती है उसमें से नहीं छन पाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इस कारण से ये नहीं छन पाते हैं। अब देखो जो भी हमने पढ़ा है वो दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा, इसका हम चित्र द्वारा भी इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये आपकी हो गई अभिवाही धमनिका और ये अपवाही धमनिका हो गई, और इसके नीचे यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस हो गया और इसके आगे आपकी पीसीटी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये वाली अभिवाही धमनिका होती है तो यहाँ से ब्लड है वो आता है, यूरिया युक्त रुधिर है वो आता है इसके अंदर केशिका गुच्छ में, और यहाँ से अपवाही धमनिका द्वारा यूरिया युक्त रुधिर है वो वापस बाहर जा। तो शुरुआत में स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसमें जो रुधिर आता है तो एक प्रेशर के साथ ये रुधिर इसमें आता है केशिका गुच्छ में, और इस प्रेशर को हम कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक दाब के द्वारा रुधिर आता है, उस दाब को कहते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको एक बार नेक्स्ट पेज में हम लिख देते हैं। यहाँ पर पहला जो दाब आपका आता है वो GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ग्लोमेरुलर द्रवस्थितिक दाब, द्रवस्थितिक दाब। देखो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 70 mmHg होता है, 70 mmHg इसका प्रेशर होता है GHP का। GHP के बाद में हम देखो ये वाला प्रेशर नीचे की ओर डालता है, इस प्रेशर से रुधिर इसमें से छन करके नीचे की ओर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात ये है कि इसमें कुछ बड़े बड़े पदार्थ भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे
इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ इन छिद्रों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इन छिद्रों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इनका आकार बड़ा होता है और इनमें आपके प्रोटीन है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह कुछ कोलोइडी पदार्थ होते हैं। तो इन कोलोइडिक पदार्थ के द्वारा एक विपरीत दिशा में दाब उत्पन्न किया जाता है। ये क्या करते हैं, इन छिद्रों पर आकर के रुक जाते हैं। देखो इसको मैं एक बार जो पहले हमने चित्र देखा था उसके द्वारा समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एक तो ये RBC हो गई, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और होते हैं बड़े बड़े आकार के जो इन छिद्रों में से नहीं जा पाते हैं। ये क्या करते हैं, इन ब्लड के अंदर कुछ घुलित पदार्थ हैं, जैसे कि आपका कुछ आयंस हो गए या फिर ये वाटर हो गया, इनको यहाँ से जाने से रोकते हैं और इस कारण से इसकी विपरीत दिशा में एक दाब उत्पन्न करते हैं। इसको छनने से रोकते हैं और एक दाब उत्पन्न करते हैं। और यह दाब कौन सा होता है, यह जो दाब उत्पन्न करते हैं यह दाब होता है आपका BCOP, ब्लड कोलोइडल प्रेशर। इसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरा जो दाब आता है यहाँ पर वो हो जाएगा BCOP, रुधिर कोलोइडी दाब, और इसका मान जो होता है वो होता है 30 mmHg। इसका मान कितना होता है, 30 mmHg होता है। इसके बाद में हम बात करें, देखो इसमें भी कुछ मात्रा में निश्चिंद पड़ा रहता है, इसमें कुछ मात्रा में जो छना हुआ पदार्थ है वो इसमें पड़ा रहता है। ये पदार्थ भी क्या करता है, इसको छनने से रोकता है। यानी कि पहले से कोई चीज़ भरी हुई होता है तो वो क्या करती है, उसको दूसरे पदार्थ को अंदर आने से रोकती है। तो ये भी क्या होता है, इस GHP के विरुद्ध एक दाब उत्पन्न करते हैं। ये ऊपर की ओर दाब लगाते हैं और ये जो रुधिर में घुलित पदार्थ है उसको छनने से रोकते हैं। ये जो दाब होता है इसे हम कहते हैं CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या इसे संपुटीय द्रवस्थैतिक दाब कहते हैं, संपुटीय द्रवस्थैतिक दाब। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 20 mmHg, 20 mmHg होता है। एक बार इस चीज़ को हम फिर से समझ लेते हैं कि देखो सबसे पहले जो रुधिर आता है, अभिवाही धमनिका के द्वारा जो रुधिर आता है उसका प्रेशर होता है 70 mmHg। 70 mmHg के प्रेशर से रुधिर है वो केशिका गुच्छ में आता है, जिसे हम GHP या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। और इस प्रेशर के साथ में रुधिर छनने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं रुधिर में जिसमें प्रोटीन है, कोलोइडी पदार्थ है, इसके अलावा रुधिर कणिकाएं हैं। कोलोइडी पदार्थ जो होते हैं वो इन छिद्र पर आगे जाकर के क्या करते हैं, इन पदार्थों को, जो प्लाज्मा में घुलित पदार्थ हैं, इनको छनने से रोकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कोलोइडी पदार्थ होते हैं ये GHP के विरुद्ध एक दाब उत्पन्न करते हैं, जिसे हम कहते हैं रुधिर कोलोइडी प्रेशर या रुधिर कोलोइडी दाब। इसका मान होता है 30 mmHg, 30 mmHg होता है। अब देखो ये जो ग्लोमेरुलस की जो गुहा होती है इसमें कुछ मात्रा में पहले से निस्यंद पड़ा रहता है। ये निस्यंद भी क्या करता है, इसको छनने का विरोध करता है और इसके विपरीत दिशा में एक दाब और उत्पन्न करता है, यानी कि GHP के विरुद्ध दाब उत्पन्न करता है, जिसे हम CHP कहते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इसका मान होता है 20 mmHg होता है। अब देखो ये सभी मिलाकर की जो नेट प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो वो एक बार हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसका जो हम फॉर्मूले की बात करें, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, शुद्ध प्रभावी दाब कितना होता है, तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर आपका GHP माइनस BCOP ब्लड कोलोइडी प्रेशर माइनस CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से घटा देंगे।
तो ये आपका 70 mmHg हो गया। और ये कितना हो जाएगा 30 + 50, 30 + 20, 30 + 20 और ये आ जाएगा 70 - 50। और जो नेट आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो आ जाएगा 20 mmHg, यानी कि शुद्ध प्रभावी जो दाब होता है वो होता है 20 mmHg। यहाँ पर जो रुधिर क्षमता है वो किस प्रेशर से क्षमता है, तो 20 mmHg से रुधिर क्षमता है। ये क्रिया होती है और इसके बाद में जो प्लाज्मा में गुलित पदार्थ हैं वो छन करके इस भाग में आ जाते हैं और इस छने हुए भाग को हम क्या कहते हैं, निस्यंद कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है यानी कि केशिका गुच्छ से प्लाज्मा में गुलित पदार्थ जिसमें उत्सर्जी पदार्थ या फिर आवश्यक पदार्थ होते हैं, इनका छनकर की बोमन संपुट की गुहा में आ जाना ही क्या कहलाता है, प्रानिस्यंदन कहलाता है। ये प्रानिस्यंदन की क्रियाविधि होती है। तो एक बार इन सभी को हम लिख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो नोट्स बना रहे हैं तो उनके भी आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था कि प्रोटीन एवं कोलोइडी पदार्थ नहीं छन पाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य में अविवाहित धमनिका में एक स्वस्थ मनुष्य में अविवाहित धमनिका में आने वाले रुधिर का दाब 70 mmHg होता है। 70 mmHg होता है, जिसे 70 mmHg होता है जिसे GHP या इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर द्रवस्थितिक दाब कहते हैं। द्रवस्थितिक दाब कहते हैं। देखो एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको ये चीज़, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ मनुष्य की हम बात करें तो उसमें अविवाहित धमनिका के माध्यम से जो केशिका गुच्छ में रुधिर आता है उस रुधिर का दाब है वो 70 mmHg होता है। और इस दाब को हम क्या कहते हैं, GHP या ग्लोमेरुलर द्रवस्थितिक दाब कहते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें केशिका गुच्छ में उपस्थित कोलोइडी पदार्थों द्वारा GHP के विपरीत दिशा में GHP के विपरीत दाब उत्पन्न होता है। यानी कि केशिका गुच्छ में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, वो नहीं छन पाते हैं, तो ये GHP के विरुद्ध या GHP के विपरीत दाब उत्पन्न करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, BCOP यानी कि रुधिर कोलोइडी दाब कहते हैं। रुधिर कोलोइडी दाब कहते हैं और इसका मान और इसका मान 30 mmHg होता है। 30 mmHg होता है। ये आपका जो दूसरा है वो हो गया। दूसरा जो प्रेशर होता है उसकी हम बात कर लेते हैं
कि केशिका गुच्छ में कुछ कोलॉइडी पदार्थ होते हैं, वो इन छिद्रों में से नहीं निकल पाते हैं, वो क्या करते हैं, जीएचपी के विरुद्ध एक दाब उत्पन्न कर देते हैं, और इसे हम कहते हैं बीसीओपी या ब्लड कोलॉइडी प्रेशर या रुधिर कोलॉइडी दाब। इसका मान होता है 30 mmHg। और नेक्स्ट जो तीसरा प्रेशर होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। बोमन संपुट में निस्यंद पाया जाता है, निस्यंद होता है। निस्यंद क्या करते हैं, जो पहले से छनकर आया हुआ भाग है उसे हम निस्यंद कहते हैं। बोमन संपुट में निस्यंद होता है जो जीएचपी के विरुद्ध, जीएचपी यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीएचपी के विरुद्ध यानी कि विपरीत, जीएचपी के विपरीत दाब उत्पन्न करता है, दाब उत्पन्न करता है, जिसे सीएचपी कहते हैं। सीएचपी या सीएचपी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब। संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं, संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, 20 mmHg होता है। इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि बोमन संपुट है, बोमन संपुट में कुछ निस्यंद पाया, पहले से कुछ छना हुआ भाग रहता है, और वो क्या करता है, एक जीएचपी के विरुद्ध जो पदार्थ छन करके आते हैं उसके विरुद्ध एक दाब उत्पन्न करता है, और इसे हम इस दाब को क्या कहते हैं, सीएचपी कहते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं, जिसका मान 20 mmHg होता है। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ग्लोमेरुलर तरल लगभग ग्लोमेरुलर तरल लगभग 20 mmHg का शुद्ध प्रभावी दाब कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोमेरुलर तरल है उसका लगभग 20 mmHg का जो दाब होता है ये शुद्ध प्रभावी दाब के रूप में कार्य करता है। तो ग्लोमेरुलर जो तरल है वो छन करके किस दाब से बोमन संपुट की गुहा में आता है, तो 20 mmHg के दाब से है वो छन करके बोमन संपुट की गुहा में आता है। तो यहाँ पर जो नेट फिल्ट्रेशन 20 mmHg होता है, इसकी इक्वेशन हमने पीछे भी कर ली, एक बार फिर से चलो मैं बता देता हूँ इसी की अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, शुद्ध प्रभावी जो दाब होगा ये हो जाएगा GHP माइनस BCOP प्लस CHP। यहाँ पर हम मान रख देंगे, GHP का मान 70 होता है और CHP हो जाएगा आपका 30 प्लस 20, और इस 70 माइनस 50 हो जाएगा, और इस प्रकार से जो कुल आपका शुद्ध प्रभावी दाब हो जाएगा 20 mmHg हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुद्ध प्रभावी दाब कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 20 mmHg हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं तरल प्लाज्मा में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ तरल प्लाज्मा में
उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ व कुछ आवश्यक पदार्थ छनकर बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। यानी कि तरल जो प्लाज्मा है उसमें उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ में कुछ आवश्यक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों के साथ में कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन करके किस में आ जाते हैं, बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं केशिका गुच्छ में छना हुआ प्लाज्मा। केशिका गुच्छ से छना हुआ प्लाज्मा ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। निस्यंद कहलाता है। यानी कि केशिका गुच्छ से छनकर के जो प्लाज्मा है वो बोमन संपुट की गुहा में आता है। वो जो प्लाज्मा वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। तो अब हम पूरा परानिस्यंदन पढ़ लिया। तो परानिस्यंदन पढ़ने के बाद इसकी डेफिनेशन क्या बनती है वो एक बार लिख लेते हैं। ग्लोमेरुलस की रुधिर केशिकाओं रुधिर केशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों का छनकर बोमन संपुट की गुहा में आ जाना बोमन संपुट की गुहा में आ जाना क्या कहलाता है, परानिस्यंदन कहलाता है। परानिस्यंदन कहलाता है। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, तो थोड़ा आप अच्छे से देख लेना इसे। ग्लोमेरुलस के रुधिर केशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों का, देखो ग्लोमेरुलस में जो रुधिर केशिकाएं होती हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं और कुछ अन्य उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, आवश्यक पदार्थ होती हैं। इनका छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाना क्या कहलाता है, परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने मूत्र निर्माण का जो पहला चरण है उसके परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट चरण रहेगा मूत्र निर्माण का वर्णात्मक पुनः अवशोषण, उसके विषय में डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब